इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि एक टाइम पे अगर पैंडेमिक के पहले देखा जाए तो सर एक बेबी ब्लूम फेज़ में थी वो, कि उस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बट अब उस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और इसका सर आगे भी काफ़ी सारे फ़ायदे भी निकलेंगे इस चीज़ पे, कि हाँ, इस चीज़ पे अब लोग ध्यान देंगे, इस चीज़ पे और भी ऐप्स वगैरह क्रिएट होंगी और भी इस पे हो सकता है कंपनीज़ डिस्कशंस भी करें। इसके अलावा सर हाइजीन पे सर काफ़ी लोग ध्यान देने लगे हैं अगर हम ऑफ़िस एनवायरनमेंट की बात करें, तो अगर लोग अब जब अपने ऑफ़िस जाने लगे हैं या जाएँगे, तो उस टाइम पे एम्प्लॉइज़ जो रहेंगे वो सर इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखेंगे कि हाइजीन कैसे मेंटेन की जा रही है और इसके अलावा सर मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कि जैसे पैंडेमिक के दौरान काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान लोगों का जो अ, क्या कहा जा सकता है इसको एक तरीके से वर्किंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। उनका जो परफ़ॉर्मेंस जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है वर्क फ्रॉम होम से क्योंकि वो घर से काम करने में काफ़ी लोग खुश हैं। तो सर इस चीज़ पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा सही है या कितनी नहीं है। और सर अगर नुकसान देखा जाए तो हमारे जो लेबर क्लास जो है, लेबर क्लास को सर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा है जो डेली वेजेस पे जो काम कर रहे थे और जो सर एक स्टेट से सर दूसरे स्टेट से जो आए थे दूसरा उनको सर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वो उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो सर सबसे पहले हम पोस्ट कोविड 19 के हम चैलेंजेस पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद आई लाइक टू गिव माय सजेशंस दैट व्हाट विल बी द सजेशंस आफ्टर पोस्ट कोविड 19, जिससे कि हम वी कैन रिकवर आवर इकोनॉमी दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी. So some basic challenges that we focused on after post COVID-19 can be that is increase in unemployment. So जितनी भी the depth of slowdown in the current financial year, उससे हम उससे जितने भी एम्प्लॉयमेंट पे जितना भी फोकस पड़ा है उससे हमारी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हुई है, उससे माइग्रेंट वर्कर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस पड़ेगा. तो उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. तो दिस इज द मेजर चैलेंज दैट वी हैव टू फोकस एज एन इंडियन इकोनॉमी. सर एमएसएमई जितनी भी एमएसएमई थी उनको ऑलरेडी वो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन से स्टिल वो रिकवर हो रही थी, बट आफ्टर पोस्ट कोविड 19 they have to recover and it will take a huge time for them to recover after post covid-19. So not just MSMEs, Indian aviations, hospitality, travel and tourism, fashion and lifestyle and auto industries have been facing their own set of problems. उनके अलग ही recoveries के लिए उनको अलग set of time लगेगा. ठीक. These are the challenges that have to be faced by the Indian economy after post COVID-19, after post COVID-19 scenario. But I would like to give some suggestions that can be helpful for the Indian economy, that can be used by the government and as us as an Indian citizen, that can be very useful for us, such as we can invest in sustainable infrastructure, that is energy and public transport. So we can also focus on the most vulnerable society, जैसे कि हम उनकी लैंड ओनरशिप और ऑक्यूपेशन पे फोकस कर सकते हैं, दैट कैन हेल्प देम प्रोवाइड वाइटल रिसोर्सेज फॉर and for investing in education and health. So it will be very beneficial for the most vulnerable society of India, that can help in improving the Indian economy. And we can also focus on mechanism for recovery in resilience and promoting low carbon development, and aviation and auto industry will also need our support, so government can help them. So अगर एविएशन और इंडियन होटल इंडस्ट्रीज पे भी अगर हम फोकस करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करने में ज्यादा फर्क पड़ेगा. एंड गवर्नमेंट कैन इंक्रीज. I think 2 minutes is over. Thank you very much. It was good. It was good. कोई बात नहीं. अभी तो we have a very limited time space. Next time, whenever you will be there, I will hear you for a long time. No issues. But it was very good. अच्छा लगा. थैंक Thank you. Thank you. थैंक अबू सर. Yes, sir. हाँ, Yes, अब sir. आपकी आवाज आ रही है. बोलो. Yes, sir. Okay. Good afternoon, sir. And the topic is post-economic impact of COVID-19 in Indian economy. So, what is my point is, as we all know, Indian economy has largely hit by the coronavirus pandemic, and Indian growth, as according to the statistics of ministry, Indian growth in the fourth quarter of the fiscal year is went down to
1%. This is the statistical data. And there is a sharp rise in unemployment during COVID-19. Around 14 crore people get unemployed. They lose their job. And there is a huge stress on supply chain, as we all know, because of COVID-19. There is a lockdown, so there is a transportation completely is shut down. So there is a supply chain is completely off, and a decrease in government income. Government income is decreased because of COVID-19, and there are so many sectors who are uh, 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 who are not working, so the income of government is not generated. And there is a huge collapse in the tourism and hospitality industry, and reduce consumer activities also. Trade tensions will increase because of some global trade wars. And the next point is so 53% of business projected get affected by this pandemic. Those projected all over India, which were going on, वो सारे hit हो गए थे because of pandemic. And informal sectors के अंदर जो daily wages labor काम कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा इसके अंदर नुकसान हुआ था. And sir, there is my some suggestions. गवर्नमेंट को इससे कोप अप करने के लिए कोविड इम्पैक्ट जो पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर इंडिया की, उसको कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे. लाइक कंज्यूमर डिमांड और कंजम्पशन जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा. जैसे इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम करने के बाद गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है जिससे कंज्यूमर डिमांड बढ़े और कंजम्पशन. Good morning, sir. My topic is that Indian economy post COVID-19, and as we see that the impact of COVID-19 largely destroy the peoples, like like many people did not many people are unemployed, and as we see impact of global that Indian economy on of coronavirus, that that decrease in government and reduce the activity of consumer, and many people those belonging from below poverty, they are migrate from one place to another for earning money and for get food, and three and the fiscal year went down 3.1, and there are so many companies which are like Ultratech Cement, Aditya Birla Group, and Tata Motors are temporarily suspended, and there are and in lockdown, as we see that people are store for pre-lockdown, they are storing food in their houses, and Indian economy was expected to lose over 32,000 crore every day during the first 21 days of complete lockdown. Yeah, good सर afternoon. कोविड-19 से लास्ट ईयर 2019 में उसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था. देन सर उसके बाद सर नाउ इट इज अफेक्टिंग ग्लोबली. Sir, in the initial stage, we were not prepared, as earlier Indian government used to spend 1.5 crore, 1.5% of the GDP for in health sector, but now they will, I think so that now they will take more measures in healthcare, because we were not planned, so it was necessary to take lockdown, because we were not aware what to do, how to do that time, so it was important. But because of this because of which there arise a problem of unemployment. Many people have to leave their jobs, and सर लॉकडाउन की वजह से सर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का भी सर यूज ज्यादा हो गया, बिकॉज सर ऑनलाइन सब कुछ होने लगा. एंड देन सर सप्लाई चेन में भी होने लगा, बिकॉज सर हम लोग घर पे रहते थे एंड वी वांट थिंग्स, बट देयर वाज नो मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑफ विच सर सप्लाई चेन में इफेक्ट आ रहा था.
और सर इसको टैकल करने के लिए सर बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई एंड सर 15,000 करोड़ सर मनी जो था वो हेल्थ सेक्टर के लिए भी दिया गया था और सर ट्रेड क्राइसिस भी आया था सर चाइना के साथ सर बिकॉज ऑफ दिस सर बाउंड्रीज से सर एक्सपोर्ट होना और इम्पोर्ट होना बाहर बंद हो गया था और सर कंप्लीट लॉकडाउन के टाइम पे सर और सर काफी प्रॉब्लम्स आई थी सर अर्लियर सर सैनिटाइजर्स और मास्क तो अपने इंडिया में होते भी नहीं थे सर उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी और सर हम लोगों ने अपने हेल्थ में और इम्पोर्टेंस दी हेल्थ केयर और सर हम लोग हाइजीन हुए सर अर्लियर वी यूज्ड टू बी नॉट लाइक दिस लाइक सैनिटाइजर टेकिंग सैनिटाइजर ऑल द टाइम एंड नाउ वी आर having little bit of hygiene in our life. Good afternoon, sir. Good As we afternoon. all know, India is the world's new hotspot for COVID-19 pandemic. Due to the outbreak of COVID, Indian economic growth went downwards in this fiscal year, and the current pandemic has magnified the pre-existing risks to the Indian economy. In order to halt the spread of the virus, Indian government imposed restrictions on the restrictions in the form of lockdown, which resulted in economic damage and represents the largest economic shock experienced in decades. Despite the extraordinary efforts of government and RBI to counter the downturn with fiscal and monetary policy support, India's GDP contraction was worse than any of the world's biggest economy. Except for agriculture, all the major sectors of the economy were badly hit. Few indicators are showing signs of revival in India after the government eased lockdown restrictions. But a sharp recovery is unlikely to occur in this fiscal year. What is urgently needed by the government to come up with strong fiscal stimulus and to increase domestic demand to sustain investment. The primary focus of fiscal stimulus should be on the informal sectors, MSMEs, the self-employed, and casual workers that have been worst hit by the COVID-19 induced lockdown and subsequent disruption. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, as there is mainly negative impact of COVID-19, as growth has reduced by 1.6% and unemployment rate has increased 26%, around 12.2 crore people have lost their jobs. The travel and tourism economy has hit the major source hit the some regions as major source of livelihood for people is through travel and tourism. Uh, the best example for this are being the natural hotspots of India, like hill stations and pilgrimage, like Vaishno Devi, Vaishno Devi Mandir, Sai Baba Temple Mandir, Shirdi. They are their travel and tourism has hit the coronavirus outbreak has already stated pharmaceutical sector by raising the prices of paracetamol and many vitamins prices have also increased. Various businesses such as hotels and airlines are cutting salaries of their employees, and their business was also hit. Major companies operating in India have temporarily suspended and reduced operations. Sir, uh, there is also a positive impact like boosting localism. Like in beginning of 2020, it was all about internet globalization, but now Chinese apps have been banned by Modi government. So it is boosting localism and digital platform and based economics are more enhanced. Like now, work from home is mainly the new normal. Good afternoon, sir. Sir, in my opinion, the economic impact of the 2020 coronavirus pandemic in India was largely destroyed. But in COVID-19, but we see that in COVID-19 itself says that it was spreading since 2019. But in India, first case was in month of January 2020.
Sir, initially it was not affecting much for our economy, but later during the lockdown, more than 14 crore people lost employment, and even many people get cut from their salaries. More than 45% of household across the nation have reported an economic drop. In India, up to 53% of the businesses have spread a certain amount of impact of shutdowns caused due to coronavirus. In the month of April, the unemployment rate had increased nearly 19% in the April month, and it reached to 26% unemployment across India. Around 14 crore Indian have lost their jobs due to coronavirus, and various businesses like hotels, airlines cut their salaries for their employees, for their workers. Because they are also not getting the services, they are also not getting customers, and the revenue of transport companies such as Ola or Uber went nearly 95% in the lockdown period. So that's all from my side, sir. Thank you. Okay, good. Good afternoon, sir. My topic is India economy post COVID-19. So, first of all, I want to say that like why our economy is affecting due to COVID-19. So, my points are like there is rise in unemployment, decrease in government income, and government revenue have also affected by this. Like by the collection of the tax, stress on the supply chain, and we have the trade tension with the China also, and there is a collapse of the tourism industry as well as in the hospitality industry, and the major companies of India such as Birla, like Tata, Birla, Ultratech Cements, or sir, the उनके एम्प्लॉयज को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया टेम्परेली ड्यू टू लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ द इनकम, और उनने अपना ऑपरेशन भी लाइक रिड्यूस कर दिया। और सर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ स्मॉल बिजनेस को, बिजनेस सेक्टर्स को जो डेली वेजेस पे लाइक अपना इनकम, अपना जो डेली वेजेस पे वर्क करते थे, तो उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। दे हैव द लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ उनका जो नॉर्मल डेली कैजुअल नीड्स होती थी उनको भी इफेक्ट पड़ा है। So our India is working, our country is working on it, and I have read the news also. Like on the second half of 2021 or 2022, our India is working on it due to Facebook, due to Amazon, and due to Foxon app, जो डिजिटल एप्स हैं उनकी वजह से हम अपनी इनकम को अच्छा और ग्रोथ दे सकते हैं। और एक पॉजिटिव रिव्यू भी है सर कि हमारी जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसको डिजिटलाइजेशन के बारे में, लाइक सोशल नेटवर्किंग के बारे में बहुत ज्यादा पता चला है। लाइक सम ऑफ द पीपल्स गेट टू नो कि हम ऑनलाइन या फोन के थ्रू बहुत से काम अपने कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। Thank you very much. And let us start the next topic. The topic is Farm Bill 20 policy reforms and perspectives. Stick to the theme of this topic. Yes, sir. Good afternoon, sir. According to the new bill of 2020, if we focus upon the first bill that says the promotion and facilitation bill, in which it says सर एक इसमें APMC के बारे में हम बात कर सकते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी दैट एंश्योर्स द फार्मर्स सेफगार्ड। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल अगर हम देखें तो सर इसमें जो है सर फार्मर्स जो है एक इंट्रास्टेट
और जो है सर इंटर स्टेट दोनों तरीके से सेल आउट कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को। तो उससे सर फार्मर्स को ये फायदा होगा कि एक विद इन द स्टेट रह करके ही जो है अपनी क्रॉप सेल करके कम प्राइसेस में ही जो है सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्टेट में अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो हम उस पे भी वो वहां जाके भी सेल आउट कर सकते हैं। प्लस इसके इस बिल के तहत सेकंड फोकस उन्होंने मिडिल मैन के ऊपर किया है, जो कि ब्रोकर्स हैं, जो कि मंडी या यार्ड्स के अंदर जो है फसल को बेचने में हेल्प करते हैं। बट लेकिन सर ये पहले जब ये चीज लाई गई थी तब तक कुछ टाइम तक के तो ठीक था, बट लेकिन बाद में ये जो ब्रोकर्स हैं सिर्फ अपनी इनकम को लेकर के फोकस हो गए। तो सर इस बिल के तहत जो है अब दूसरे स्टेट्स में जाकर के अगर आप या इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट दोनों तरीके से अगर सेल आउट करते हैं तो उनसे फार्मर्स को डायरेक्टली फायदा पहुंचेगा। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम ना, है ना, बुलेट पॉइंट्स जो है, जस्ट राइट द बुलेट पॉइंट्स, मेक इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन लुक इनटू द कैमरा एंड देन स्पीक आउट। दैट विल बी मच मोर मीनिंगफुल। कोई बात नहीं, इट वाज योर फर्स्ट थिंग, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छी तरह से करके आना। थैंक यू। Good afternoon, sir. The first act is Essential Commodity Act. In this act, the good thing is that government is not to expend too much money to build a big warehouses and the things. But my concern is that if small cities like I live with there, in when there is only 2 and 4 people, those have the big warehouses. If they store they store goods and they decided mutual understand that they did not supply goods, then what we will do? And the first thing and second act is Farmer Produce Trade and Commercial Act. It's mean Mandi Act, है ना? In this, farmer is allowed to trade where they want to trade. And in this bill, उनका मेन कंसर्न ये है कि मिडिलमैन को हटाना है। बट मेरा कहना ये है कि अगर प्राइवेट मंडीज आएंगी तो वहां पर मिडिलमैन तो वहां पर भी रहेगा, डायरेक्टली वहां पर कोई कंपनी तो आ नहीं जाएगी जिसको आप डायरेक्टली बेचेंगे, वहां पर भी मिडिलमैन आएंगे, तो मिडिलमैन तो हटे ही नहीं। एंड थर्ड एक्ट इज फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इन दिस एक्ट फार्मर को ये अलाउ रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे बड़ी बड़ी कंपनी से कि आप पहले ही डिसाइड कर लें किस बिल जिसका फसल का अच्छा आपको रुपए मिल रहा है उस फसल को बेचेंगे। मतलब लेकिन अगर इनमें कोई डिस्प्यूट आता है कंपनी या फार्मर के बीच में, तो कंपनी के पास तो बहुत बड़ी बड़ी लीगल फर्म्स हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे वो टैकल कर सकते हैं इस चीज को। बट अवर कंट्री में, अपनी कंट्री में फार्मर इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो इन सब चीजों को टैकल कर पाए। और जो एग्रीमेंट्स हैं इनमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको एग्रीमेंट की लैंग्वेज ही नहीं आती है फार्मर्स को, जो स्मॉल फार्मर्स हैं। और इन जो मंडीज होती हैं, इन मंडीज में आपके मतलब कोई फ्रॉड करता है तो इजीली ट्रैक डाउन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। बट जब प्राइवेट मंडीज होंगी वहां पर कैसे आप किसी को ट्रैक करेंगे, क्योंकि हर एक पैन कार्ड वाला व्यक्ति वहां पर वायर हो सकता है, तो आप ट्रैक कैसे करोगे? अगर किसी किसान के साथ गलत हो गया तो वो तो सर उसका क्या होगा सर? उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना सर फिर। Sir, इस बिल में in this bill there are in this act there are basically 3 parts. The first is the Produce Trade Commerce Act. The second is the Agreement of Price Assurance, and the third is Essential Commodities. In the first bill, they allowed the inter or and intra state trade and in the second point it was they सर इस बिल में कई सारे अच्छे पार्ट्स हैं, लेकिन कई सारे इस पार्ट्स में रिफॉर्म भी चाहिए। जैसे फर्स्ट बिल में हमारा इंट्रा और इंट्रा स्टेट ट्रेड इन लोगों ने बैरियर्स हटाए जो कि पहले भी नहीं थे, वो सिर्फ मिडिलमैन के लिए थे, फार्मर्स के लिए कभी भी इस तरह के बैरियर्स नहीं रहे थे, तो वो तो इतना यूजफुल है नहीं उनके लिए। इन द सेकेंड मिडिलमैन को हटाने की बात चल रही थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि मिडिलमैन हट सकते हैं, क्योंकि जैसे प्राइवेट मंडीज होंगी तो प्राइवेट कंपनीज को नहीं मालूम रहता कि कहाँ पे जाके हमें कौन सा सामान लेना है, तो उसमें भी मिडिलमैन तो रहेंगे ही। एंड द थर्ड है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो उनके पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं मोस्टली 85% फार्मर्स बहुत स्मॉल सेक्टर वाले हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, तो उनके पास नेगोशिएशन पावर्स उतनी नहीं होंगी। तो प्राइवेट कंपनीज उनको
एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना पैसा, उनके पास उतने लोग होते हैं, लीगल पर्सन्स होते हैं जो इन रिफॉर्म्स में लूप होल्स ढूंढ सकें। तो ये आगे चल के हो सकता है कि फार्मर्स को काफी परेशानी दें। अंकुर, वेल ट्राइड ना, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा कहाँ पे लैकिंग है ना? तो नेक्स्ट टाइम अच्छा प्रिपेयर करना, बुलेट पॉइंट्स रखिए एंड ट्राई टू स्पीक इन, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो यार ये सब चीज, एंड इन इंग्लिश थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। So the topic is basically the farm bills. The government has introduced 3 farm bills. The number one is bill on agriculture market farmers produce, which is trade and commerce promotion kind of. Sir, इस bill में basically क्या होगा? They are going to create an ecosystem where farmers and traders will be free to sell their products, and they're going to have 2 choices. Either they can sell in the APMCs, which is going to provide them MSPs, which will be continued as the government is saying. And they are going to get another one, parallel market also, which is like private companies and firms, exporters, wholesalers, and वो लोग मतलब they can have contract with them, which is the second bill. That is the contract farming kind of a bill, which will lead to the empowerment of the farmers. And in this contract farming, basically they are going to get a pre-agreed price. एक प्राइस पहले से ही फिक्स कर दी जाएगी जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी। एंड 86% जो हमारे फार्मर्स हैं सर, बेसिकली दे आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। they do read Hindi newspapers, articles and all those things. Then only they are going to the APMCs and selling their products. But till now they were not getting those fair prices of their produce. But this act will definitely gonna bring a revolutionary change, and they're going to get a good income, a good price for their produce, and that will be very beneficial for them. Then thirdly is the bill, sir, which is for Essential Commodities Act. There are some things like onion, potatoes, cereals, pulses. इनको सर Essential Commodity Act से हटा दिया गया है. So there is going to be a one thing that stock holding, सर जो जमाखोरी हुआ करती है, उस पर सर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है now. Because essential commodities, except sir when the time will be there, like war हो रहा है या something calamity or something is like that, then they will again gonna introduce these commodities into essential commodities. तो सर जमाखोरी रोकने का भी एक तरीका गवर्नमेंट ने निकाला है to remove these from essential commodities. And sir farmers are gonna get good prices for their produce in terms of contract farming basically. उन्हें सर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे. Everyone likes to enjoy the options. बहुत अच्छा, and it was a good attempt. I liked your this thing viewpoints. Otherwise, I think you are well prepared on this topic. Thank you, Anshul. Sir, India government is talking about one country, one market in this bill. Basically, ये मतलब 3 इन्होंने bills निकाले हैं. First, the farmer, produce, trade and commerce. In this bill, the farmer can sell his crop outside the state anywhere in India. He will the freedom to sell the crop. That now the tax which was used will not be taxed now. Farmer will also get good benefit from this side. And मतलब इस बिल में ये बोला है कि मतलब जो बीच में पहले टैक्स वगैरह लगता था वो टैक्स अब नहीं लगेगा, और मतलब जो काला बाजारी वगैरह जैसी चीजें होती थी वो अब नहीं होंगी, और इनको पूरी आज़ादी रहेगी कि कहीं भी स्टेट में और कहीं भी इन इंडिया मतलब ये लोग अपना जो क्रॉप है वो कहीं भी सेल आउट कर सकते हैं. और सेकंड बिल ये था द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंटेशन. In this, the farmer can talk about his price before cutting the crop. He can talk to a big businessman and he can deal with this crop. Because of this, the farmer says due to this, the farmer will be careless, and all this will be the contract based. इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, और मतलब जब फसल कटने से पहले, बोने से पहले ये बातें कर लेंगे मतलब फार्मर्स की मतलब हमको इस दाम में हमको सौदा, मतलब एक प्रकार से सौदा बोला जाए कि ये सौदा कर सकते हैं, तो इनके लिए ये बेनिफिट रहेगा. और थर्ड ये था इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट. इन दिस बिल was brought to remove black market so that anyone used to earn more money in the middleman, जो मतलब middle businessmen होते थे, और जो and farmer used to get less profit. So यही सब चीजें हैं. Good morning, everyone. So under the bill, Farm Bill,
government said that with the system of one country, one market, government would allow the farmer to sell anywhere. But the whole question is that 86% farmers of India are not able to go from one district to another district to sell their product. Expecting them to travel from one state to another. This is not possible. So government should focus on this. And the second point is that the one nation, one market. But I want to say this is one nation, two market because the government has not touched MSP and APMC. But there is a provision that if the traders buy APMC, then they will have pay mandi tax. But if the private companies buy outside the mandis, then they would not have to pay taxes. So obviously, the traders and the companies would want to produce means collect the products from outside the companies because they have not to pay the taxes. So gradually, people will come move out of the mandis, and this will cause mandis become redundant, and this create a problem for the farmers because they had not that much knowledge how to deal with the private companies because there are lots of small farmers, they have not that much education. And I must focus on the new point that this farm is all about free market. Neoliberalization comes under it. The free market basically refer to a situation where the government does not interfere and let business operate the way they want to, which sounds good superficially, I think. But if the market is left free and the business to earn profit as they want to, overall this will not be good for the society and the world. Because if man and the big companies operate without the supervision of government, then they will think about the profit only. And they are not only focus of the profit, going to actually happen all across the country. So these are the points which I really want to highlight. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Greetings of the day. Today, I, Tanu Bansal, is going to present my views on the topic Farm Bill Reform and Policy. The Farm Bill is passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha in September 2020. In this bill, mainly three acts are brought, which cause insanity among farmers and opposition parties. These acts are, the first one is Farmer Produce Trade and Commerce Production and Facilitation Act 2020. This act provides liberty to farmers to sell their product anywhere in the country without any geographical boundaries. So, according to me, this act is beneficial for the farmers. If they think they are not getting the correct price in their geographical boundaries of their product, so they can sell anywhere in the country. And this act also says that the charges and fees will not be applicable for them. So it will be beneficial for farmers also and the people contracting to them. Then the second act says the Farmers Empowerment and Protection Act, Agreement on Price Assurance and Farm Service 2020. Operates as if any breach of contract is done by the public and farmers can approach to the additional magistrate. According to me, this points to both good side and the bad side. Good side is that the farmers will get a guarantee price for their product and they will not be charging draft rate because the thing they have to take loan for the seeds that is not required anymore. Corporate they are dealing, but this reform has some loopholes too. Like the farmers are not well educated to understand the policy agreement and the price of the product. Corporate may exploit them on that basis. And the second thing is that for dispute, additional magistrate is appointed for them. Additional magistrate has many other cases also to look after. So some particular bodies will be appointed that will seek the dispute between the farmers and corporate so that these cases can be solved on an immediate basis. And the third act is Essential Commodity Amendment Act. This allows farmers to stock commodities in emergency in the country on the price does not increase by 100% with the horticulture and by 50% with the food grains. Good afternoon, sir. As you all know, India is the second largest agriculture. Agriculture, as
second largest agriculture production. So गवर्नमेंट ने 3 बिल निकाले. फर्स्ट इज द फार्मर एम्पावर एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020. In this, uh, it create national farmer contract farming. So good afternoon. So Farm Bill is quite a sensitive topic nowadays, and I majorly talked about the main three reasons behind this dilemma. The first one is the Farmer Produce Trade and Commerce Bill, and the second one is the Farmer Agreement on Price Assurance and Farm Services, which is basically contract farming. And the third one is the Essential Commodities Act amendment in Essential Commodities Act. So, sir, it is very anticipated that it creates chaos, and let us see why farmers are worried about this. Sir, the first bill, the Farmer Produce Trade and Commerce, will give farmers a right that they can sell their food or whatever they produce directly to the main buyer. Like they can sell to corporates or the big firms directly without middlemen in between them. And sir, government thinks to eliminate the middleman. सर उनको आड़तिया कहा जाता है गांव वगैरह में, तो गवर्नमेंट उनको हटाना चाहती है, मतलब उनका रोल कम कर रही है. तो और एपीएमसी मंडी का भी सर एपीएमसी मंडी का भी गवर्नमेंट रोल कम कर रही है इससे. तो इससे काफी सारी एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी. और अगर ये हुआ तो प्राइवेट प्लेयर्स के पास जो भी कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास सारी पावर आ जाएगी सर. प्राइस डिसाइड भी वही करेंगे. और सर स्मॉल फार्मर्स जो हैं इंडिया में, मेजरली स्मॉल फार्मर्स ही हैं सर. 85% फार्मर्स आर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. They cannot bargain with them. The private players are the main price fixers. And sir, let us talk about the contract farming. Sir, this law allows farmers to agree on a fixed price with an agreement with corporates to produce something. And sir, the farmers are worried about the MSP. And they think the MSP will be removed and no government control over prices. Sir, PM Modi said that MSP not been removed, but farmers demands to link the MSP from contract prices, which is basically APMC order. Yes, sir. Good afternoon, everyone. I would like to tell you all the pros and cons of these acts. The first pros can be these acts would serve as an additional marketing channel for farmers as the APMCs will continue to function. And the second pros can be the freedom of choice to sell outside the regulated mandis should help farmers to get the better prices for their produce. And the cons can be no provision enumerated under the new ordinance regarding MSP. MSP का सर नाम भी नहीं है. Farmers may get a low price below the MSP for their crops. And the second cons can be the ordinance itself does not mention anything directly or indirectly to suggest an end or phasing out of MSP based government procurement. And the main reason for the protest by the farmers fear that the ordinance will disrupt the mandi system of marketing and also hamper the selling of products at MSP. Thank you, and this is all from my side. And since it was your first attempt, कोई दिक्कत नहीं है. Next time also come well prepared along with all the data. मैं थोड़ा सा I'm not going to evaluate. Actually, we are not here to evaluate these things. So, but still, there are the recordings and whatever I have heard. So, जैसा first, let me make you aware of this first जो topic था Indian economy post COVID-19. तो post COVID-19 में क्या whenever you are attempting these type of say a GD type ये क्या बोलते हैं जो topic है ये इस topic में पहला तो आप सोचिए कि ये topic क्या कहना है मुझे इस topic के बारे में. The topic clearly says
इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड 19 के बाद वाला, ये अभी तक आप लोगों ने जो बताया, दैट वाज बेसिकली ऑल दोस 10 पार्टिसिपेंट्स, इट वाज बेसिकली जो हो गया है, मतलब इट वाज दोस डेटास और दोस स्टेटमेंट्स दैट वाज हैपनिंग इन जुलाई, दिस अगस्त, सितंबर, ये तो हो चुका है. The theme is, the topic is Indian economy post COVID-19. अब से आगे क्या देखते हो? तो if I would have been in your place, तो मैं वो V shape का रिकवरी में बोलता कि सबसे नीचे में I would have not gone much into the past thing. जैसा मैं बोलता कि चलो 22.3% तो GDP डिग्रोथ हो ही गया था, but now I will be much concerned about the recovery part. और कब तक कौन सा क्वार्टर में जाके, जैसा 2021 का सेकेंड क्वार्टर या फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर एनालिसिस कि कब ये वो जीडीपी का एकदम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एंड देन इट द पॉजिटिव्स विल हैपन. इट इज स्टिल इनटू द माइनस में ही है अगर आप लोगों को दैट वी वाला रिकवरी के बारे में अगर मालूम है. सो दीज आर ऑल डेटा एनालिसिस फर्स्ट, एंड देन I would have selected some of the industries, say any industry like automobile हुआ, like cement industry होता, तो मैं उसमें बताता कि देखो किस तरह से धीरे धीरे इसका रिकवरी चल रहा है. एंड फॉर दैट आई वुड हैव गॉन इनटू दैट आईपीपी इंडेक्स जो होता है इंडियन, वो क्या जो परचेज मैनेजर्स आईपीएम इंडेक्स जो है, उसके हिसाब से मैं बात करता. तो दीज आर द थिंग्स. आप थोड़ा सा भी बोलो, क्रिस्प बोलो, बट बेस्ड अपॉन योर एनालिसिस, इफ यू आर गोइंग इनटू द थीम को देखो, वो कहता है आगे क्या होने वाला है. तो आगे के लिए अगर आप कहते हो तो इट वुड हैव साउंडेड मच बेटर, और आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन एनी अदर कोई भी कंपटीशन में इट बिकम्स मच बेटर देन द अदर पीपल. नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, जैसा फार्मर्स बिल के लिए आई एम नॉट गोइंग इनटू कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट अगर मैं रहता तो मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव talked about is those 3 acts और उसके बारे में, तो but I would have not gone into that thing because आप लोगों ने जो भी बोला ना, those were all perceptions. एक perception है, अभी ये नहीं है. अब जैसा I would have gone into those data के, जैसा farmers income, many of you told कि farmers income बढ़ जाता, but किस तरह से बढ़ता, क्या say for example I would have gone into that analysis कि आज आप 1 हेक्टेयर में अगर आप गेहूं उगाते तो इतना मिलता है ना. अगर इफ यू हैव गॉन इनटू दिस, एंड दिस इज हैपनिंग थ्रू दैट मंडी जो एट द लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट का जो है, इफ देयर वुड हैव बीन से प्राइवेट मंडी, तो वहां पे अगर ले जाते तो मैं इस पे 10% ज्यादा मैं चार्ज करता. इस टाइप से सी नो वन इज डिबेटिंग योर एनालिसिस, बट यू कुड हैव ऑलरेडी, आप जा सकते थे. अगर आप 10% बोलते, अगर आप 9% बोलते, अगर आप 8% बोलते, आई वुड नॉट हैव डिबेटेड, नो वन वुड हैव डिबेटेड. बट हाँ, ये 9-8% आप कहाँ से ला रहे हो, उसके हिसाब से आप देख सकते थे. सो दीज आर द थिंग. अब जैसा आलू, जैसा ये आलू का रेट एट रिटेल प्राइस, इट इज बेसिकली 3 से 4 रुपया में, ये around 5 rupees में बेचा जाता है. बट व्हाट वी आर गेटिंग एट द मोमेंट, वी आर गेटिंग एट द मोमेंट से 40 रुपीज में मिल रहा है. सो वेयर डज दैट 30 रुपीज या 20 रुपीज कैसा के जाता है? अगर आप ट्रांसपोर्टेशन हटा दो, वो आरतीज वाला, वो आरतिया वाला जो हटा दो, एंड द रिटेल में जब वो वाला ट्रांसपोर्टेशन हटा दो, वेयर हाउसिंग कॉस्ट हटा दो, तो देयर यू विल स्टिल फाइंड दैट अराउंड 30 to 40% इज अ मार्जिन. तो इस तरह से एनालिसिस करके ये सब चीज जो, एंड इससे क्या होता है, इससे एक्चुअली में हम हमारे जैसे कंज्यूमर है वो उनको बेनिफिट होता. सी व्हेन इन 1980s व्हेन नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे पहले ये एलपीजी का द्वार खोला, योर प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था. उस समय भी बहुत कुछ ये विरोध हुआ, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेनिंग एज अ कंज्यूमर, वी हैव गेन. सो मतलब विरोध तो ऑलवेज रहेगा. देन अगेन कम someone said about the mandi के बारे में कुछ बता रहा था. तो see in this act both the mandis will be there. It is not only कि से private mandis रहता, and the farmer has the choice to go to this mandi or to that mandi. अगर इस मंडी में जाता तो इतना उनका आज की डेट में आमदनी होता, उस जगह पे जाएगा तो ऑब्वियसली से शरबती गेहूं, वो एमपी में सबसे ज्यादा, सबसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गेहूं है, उसका जो आटा रहता है सबसे अच्छा रहता है. they can demand for a premium and you can have a cooperative type of thing, you can have a cartel type of thing. फिर आप ये इनके साथ negotiate कर सकते हो with the corporates. तो obviously they will give you that price.
तो इस तरह से कुछ डेटा एनालिसिस के ऊपर जाते तो आई वुड हैव मतलब मुझे अच्छा लगता है। बट एनीवे इट वाज योर फर्स्ट दिस थिंग अटेम्प्ट, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट टाइम और आपको चांस मिलेगा, कम प्रिपेयर्ड, बेहतरीन तरीके से आप दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।